यूनिवर्स की प्लाज्मा से शुरुआत। यूनिवर्सल क्रिएशन की सादगी। यूनिवर्स की शुरुआत कोई अकेली अस्तव्यस्त घटना नहीं है, जैसा कि बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है। उनके लिए यूनिवर्सल क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एटम के बनने जितना ही बुनियादी और नेचुरल है। क्रिएशन मैग्नेटिक फील्ड के बंटवारे और कॉस्मिक स्केल पर प्लाज्मा के टूटने से होता है। इस तरह बड़े यूनिवर्स के बंटवारे से यूनिवर्स लगातार बनते रहते हैं और क्रिएशन के उन्हीं साइकिल को फॉलो करते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में देखते हैं। यह क्रिएशन अस्तव्यस्त धमाके के उलट एक लंबी फुसफुसाहट के साथ होता है। यह पेरेंट यूनिवर्स के प्लाज्मा का धीमा बंटवारा है जो पूरे यूनिवर्स के बचे रहने को पक्का करने के लिए अपना मैटर बाहर निकालता है, ठीक वैसे ही जैसे न्यूट्रॉन के टूटने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। चैप्टर 1, यूनिवर्स और उसका नॉनलीनियर एक्सपेंशन। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट के लिए यूनिवर्स शब्द का मतलब अलग अलग इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। इससे एक बड़ी सच्चाई पता चलती है, एक प्रोटॉन एक सोलर सिस्टम या एक गैलेक्सी का प्लाज्मा ठीक उसी प्रिंसिपल पर बनता और काम करता है। यूनिक और नॉन यूनिकनेस। हमारा यूनिवर्स यूनिक नहीं है, यह यूनिक यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा है। असली एक्सपेंशन हमारे यूनिवर्स का देखा गया एक्सपेंशन दो एक साथ होने वाली वजहों से है। एक इंटरनल ग्रोथ, हमारे यूनिवर्स के सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड मेन एमएएफ्स खुल रहे हैं और ज्यादा फील्ड रिलीज कर रहे हैं जो नई गैलेक्सी बनाने को बढ़ावा देते हैं। दो एक्सटर्नल अट्रैक्शन, उसी समय हमारा यूनिवर्स एक सिस्टर यूनिवर्स या एक मजबूत एक्सटर्नल ग्रेविटेशन फील्ड के ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट और गाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि गैलेक्सी की मूवमेंट एक लीनियर एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कर्व्ड ट्रैजेक्टरी है, जहां यूनिवर्स यूनिक के अंदर दूसरे एक्सटर्नल फोर्स फील्ड के हिसाब से अपना इक्विलिब्रियम ढूंढता है। आखिर में एक यूनिवर्स का साइज और पोजीशन उसकी सेंट्रल लाइन में मौजूद प्राइम मैटर की ताकत से तय होती है। इस खुलासे का सार यह है कि कॉस्मॉस में सारा मैटर असल में एक जैसा है, सिर्फ अपने मैग्नेटिक फील्ड की ताकत से अलग होता है। मैटर का स्पेक्ट्रम। पारंपरिक फिजिक्स में हम तीन अलग अलग तरह के मैटर की बात करते हैं, एंटी मैटर, डार्क मैटर और विजिबल मैटर। केशे उन्हें फोर्स के एक ही स्पेक्ट्रम में मिलाते हैं। एक, प्राइम मैटर, द अल्टीमेट फोर्स। यह दुनिया की असली हालत है, जिसे साइंस एंटी मैटर कहता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड मैप्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है। इस कॉम्पैक्टनेस के कारण वे सबसे मजबूत ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड माग्राव्स बनाते हैं। दो, ट्रांजिशन मैटर, द मीडियम फोर्स। जब मेन मैटर खुलना शुरू होता है, यानी इसके फील्ड एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से ढीले और कमजोर हो जाते हैं, तो यह उस हालत में पहुंच जाता है जिसे केशे ट्रांजिशन मैटर कहते हैं। इसे ही हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। यह असल में वह फेज है जहां प्लाज्मा मेन इंटेंसिटी से विजिबल मैटर की इंटेंसिटी की ओर बढ़ता है। तीन, मैटर मिनिमम फोर्स। और कमजोर होने के बाद मैप्स मैटर लेवल की इंटेंसिटी तक पहुंच जाते हैं और टेंजिबल हो जाते हैं, यानी वे मैटर और एलिमेंट बन जाते हैं जिन्हें हम जानते और देखते हैं। फंडामेंटल निष्कर्ष। एंटी मैटर में कुछ भी एंटी नहीं है, न ही डार्क मैटर में कुछ भी डार्क है।
वे बस एक ही मैग्नेटिक प्लाज्मा की इंटेंसिटी के अलग अलग डिग्री हैं। मैन मैटर का एक छोटा सा हिस्सा, उदाहरण के लिए 10 सेंटीमीटर, हमारे एनवायरनमेंट में हजारों मीटर विजिबल मैटर बनने के लिए खुल और फैल सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का यह रिलीज उस एनर्जी और फोर्स का सोर्स है जो यूनिवर्स में तारों और गैलेक्सी के लगातार बनने को चलाता है। यह नजरिया यूनिवर्स को बहुत आसान बनाता है। सब कुछ मैग्नेटिक प्लाज्मा है और इसकी प्रॉपर्टीज सिर्फ इसके फील्ड की ताकत से तय होती हैं। यूनिवर्सल क्रिएशन एक एटम के बनने जितना ही बेसिक प्रोसेस है। यूनिवर्स किसी धमाके से नहीं बनते, बल्कि बड़े यूनिवर्स के मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा के लगातार बंटने से बनते हैं। यह प्रोसेस उन्हीं नेचुरल साइकिल को फॉलो करता है जो हम न्यूक्लियर लेवल पर देखते हैं। यह क्रिएशन किसी धमाके वाली घटना से अलग एक लंबी फुसफुसाहट के साथ होता है। पेरेंट यूनिवर्स का प्लाज्मा अपने मैटर को बांटता और बाहर निकालता है ताकि अपना स्ट्रक्चरल एक्विलिब्रियम बनाए रख सके, ठीक वैसे ही जैसे न्यूट्रॉन टूटकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। यूनिवर्सल प्लाज्मा के मुख्य कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी। इस विजन को समझने के लिए मिस्टर केशे द्वारा कॉस्मॉस की असली फिजिक्स को बताने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नई टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है। माफ्स और मैग्रव्स, हर चीज का आधार माफ्स मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। जब ये ग्रेविटेशन फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो मैग्रव्स मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फील्ड्स बनते हैं। वाइटल, जो सभी कॉस्मिक स्ट्रक्चर के बिहेवियर और मूवमेंट को तय करते हैं। मैन मैटर, पहले एंटी मैटर, यह हर चीज की शुरुआत है। इसे मैन मैटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी मैटर का सोर्स है। दिखने वाले मैटर से इसका एकमात्र फर्क यह है कि इसमें बहुत ज्यादा मजबूत और ज्यादा कॉम्पैक्ट मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। जैसे जैसे ये फील्ड खुलते और कमजोर होते हैं, वे वह मैटर बन जाते हैं जिसे हम छू सकते हैं। मेन स्टार, पहले ब्लैक होल, इस मेन मैटर के कंसंट्रेशन के सेंटर वे हैं जिन्हें हम आम तौर पर ब्लैक होल कहते हैं। मिस्टर केशे ने इनका नाम बदलकर मेन स्टार्स रखा है क्योंकि वे मेन मैटर फील्ड की फोर्स को यूनिवर्स में फैलाते हैं, जिससे नई गैलेक्सी और स्टार्स के लिए प्लाज्मा बनता है। ट्रांजिशन मैटर और एनर्जी, पहले डार्क, जिसे साइंस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहता है, वह बस मूविंग मैग्नेटिक फील्ड हैं जो ट्रांजिशन या ताकत में बदलाव की स्थिति में होते हैं। ये वे माफ्स हैं जो मेन मैटर से दिखने वाले मैटर में जाने पर अपनी इंटेंसिटी खो देते हैं। इसलिए इन्हें ट्रांजिशन मैटर और ट्रांजिशन एनर्जी कहा जाना चाहिए। चैप्टर 2, यूनिवर्स के फैलने की थ्योरी और नॉन बिग बैंग का सच। ज्ञान चाहने वालों, ध्यान से सुनो। हाँ, डेटा है जो इस यूनिवर्स के फैलने की बात करता है, लेकिन बुनियादी सच यह है, यह यूनिवर्स अकेला नहीं है। इंसान के यूनिवर्स के फैलने के लिए पहले से मौजूद जगह होनी चाहिए जिसमें वह फैल सके, यूनिक वंस, यूनिक यूनिवर्स की जगह। हमारा यूनिवर्स उस यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली फैलाव, खुलना और बाहरी आकर्षण। हमारे यूनिवर्स का फैलाव दो जरूरी वजहों से हो रहा है। सेंट्रल खुलना, इस यूनिवर्स के सेंट्रल फील्ड्स के मुख्य एमएएफ्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस, खुल रहे हैं और ज्यादा एमएएफ्स रिलीज कर रहे हैं जो नई गैलेक्सी और एंटिटीज के बनने को बढ़ावा देते हैं। बाहरी आकर्षण, हमारी यूनिवर्सल बाउंड्री के बाहर मजबूत ग्रेविटेशन फील्ड्स हमारे स्ट्रक्चर को खींच रहे हैं और उसे डायनामिक बनाए हुए हैं। यह मूवमेंट कोई सिंपल स्फेरिकल या लीनियर फैलाव नहीं है। यह यूनिकोस की ग्लोबल मोशन का हिस्सा है।
गैलेक्सीज को देखें, उनकी मोशन कर्व्ड होती है और एक बाहरी सिस्टर यूनिवर्स के ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की दिशा को फॉलो करती है। हमारे यूनिवर्स के लिए यूनिकोस के अंदर अपना इक्विलिब्रियम पाने के लिए यह जरूरी है। यूनिवर्स का दिल और आत्मा, सेंट्रल लाइन। हर यूनिवर्स में कोई सेंट्रल स्टार नहीं होता, बल्कि एक मेन सेंट्रल लाइन ऑफ मैटर, MCL और MAFs होते हैं। इस सेंट्रल लाइन में इन MAFs की ताकत और मात्रा यूनिवर्स के साइज और यूनिकोस के अंदर दूसरे यूनिवर्स के मुकाबले उसकी पोजीशन तय करती है। इस सेंट्रल लाइन का मैग्राफ फोर्स ही मैटर, गैलेक्सीज और उनके सभी कंटेंट्स को अट्रैक्ट करता है और बनाता है। चैप्टर 6, इंसान, उसकी आत्मा और यूनिवर्स से उसका कनेक्शन। यह बात कि बड़े तारों या ग्रहों में उम्मीद से ज्यादा मैग्राफ्स फोर्स होते हैं, उनके अंदरूनी स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक लेयर्स और नैनोमाफ्स की ज्यादाता की वजह से है। इंसान को यह समझना चाहिए, MAF फोर्स बैरियर पार करने पर उसके शरीर का स्ट्रक्चर खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर सेल के एटम मैटर के गैस स्टेट में काम करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं। अगर कार्बन एटम का प्रोटॉन प्लाज्मा एक ट्रांजिशन MAF फोर्स एनवायरनमेंट को पार करता है, तो उसके ट्रांजिशन MAF कंपोनेंट उस जोन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि फिजिकल बॉडी की इंटीग्रिटी बनी रहती है, लेकिन एक अलग MAF फोर्स लेवल पर काम करती है। इंसान यूनिवर्स के सभी MAF फोर्स डायमेंशन में रह सकता है। सोल एक यूनिवर्सल कनेक्शन के तौर पर। फिजिकल बॉडी पृथ्वी की तरह है, इसका मास और एक मैग्नेटोस्फीयर है जो इससे आगे तक फैला हुआ है। इंसान की आत्मा यूनिवर्स के साथ फिजिकल बॉडी के ऑपरेशन का बाहरी कनेक्शन है। यह एक यूनिक और इनक्लूसिव लिंक है। सभी डायनामिक प्लाज्मा मैटर में एक आत्मा होती है, लेकिन इंसान में इतनी समझ होती है कि वह अपनी आत्मा को दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने दे। शरीर के सभी फील्ड्स, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदरूनी इंटरेक्शन का कुल असर ही इंसान की आत्मा बनाता है, या जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। यूनिवर्स में आम भाषा बेसिक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। साउंड वेव्स के जरिए कम्युनिकेशन की खोज एक पुरानी इमेज है। एक बार जब इंसान इलेक्ट्रॉन के मैग्रव्स फील्ड्स की बेस स्ट्रेंथ को माप लेगा, तो वह यूनिवर्स में बाकी आत्मा वाले जीवों के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। जैसा कि कहा गया है, यूनिवर्स में मैंने इंसान को अपनी इमेज में बनाया है। आत्मा इसका यूनिवर्सल पासपोर्ट्स। इंसान सिर्फ मैटर तक ही सीमित नहीं है। आपका शरीर गैस स्टेट में काम करता है, जिसका मतलब है कि आपके एटम में सभी फोर्स के MAFs होते हैं, मैटर, ट्रांजिशन और प्रिंसिपल। यह आपको दूसरे फोर्स एनवायरनमेंट में जाते समय अपने शरीर की इंटीग्रिटी बनाए रखने देता है। आपका शरीर यूनिवर्स के MAFs के सभी फोर्स डायमेंशन में रहने के लिए डिजाइन किया गया है। आत्मा कोई मिथक नहीं है। यह आपके शरीर का मैग्नेटोस्फीयर है, आपके सभी फील्ड्स का कुल असर और बाहरी कनेक्शन। सभी डायनामिक प्लाज्मा मैटर में एक आत्मा होती है, और इसकी यूनिवर्सल भाषा साउंड वेव्स नहीं, बल्कि प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन है। जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं, तो आप यूनिवर्स के बाकी जीवों से बातचीत कर पाएंगे। आपकी आत्मा आपका यूनिवर्सल पासपोर्ट्स है। चैप्टर 7, यूनिवर्स में ग्रेविटी का बनना। आजकल का साइंस कहता है कि ग्रेविटी ने मैटर बनाया, लेकिन असलियत इसके उलट है। ग्रेविटी मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन का नतीजा है। नए यूनिवर्स का कंटेंट अलग अलग इंटेंसिटी वाले प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड्स के मिक्सचर से ज्यादा कुछ नहीं है।
अट्रैक्शन मैग्नेटिक इंटरेक्शन से बनने वाले अट्रैक्टिव फील्ड्स ग्रेविटेशन फील्ड्स मैग्रेव्स की ताकतें बन जाते हैं। रिपल्शन रिपल्शन फोर्स मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाते हैं। यह इंटरेक्शन हमेशा एक गोले के अंदर होता है, जिसके नतीजे में यूनिवर्स में सभी एंटिटीज के स्फेरिकल शेप्स बनते हैं, न्यूट्रॉन से लेकर खुद यूनिवर्स तक। ग्रेविटी कुदरती नियमों से बनती है, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग अलग पोलैरिटीज के इंटरेक्शन से ऐसा होता है। नतीजतन नए फील्ड का फोर्स फैलता है, जिससे एक ऐसा असर वाला एरिया बनता है जो दूसरे फील्ड को अपनी ओर खींचता है। यह कॉम्पैक्टनेस और फोर्स ही ग्रेविटी है, जो बदले में दिखने वाला और न दिखने वाला मैटर बनाती है। इंसान को यह समझना होगा कि जिसे वह फिजिकल मैटर के तौर पर देखता है, वह यूनिवर्स के कुल कंटेंट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मैटर के और भी रूप हैं, जिन्हें हम अपनी दिमागी काबिलियत बढ़ने के साथ समझ पाएंगे। ग्रेविटी एक नतीजा है, वजह नहीं। चलिए रोल्स को उलट देते हैं। ग्रेविटी ड्राइविंग फोर्स नहीं है, यह फील्ड्स के इंटरेक्शन का नतीजा है। यूनिवर्स प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड्स के मिक्सचर से शुरू हुआ था। जब ये फील्ड्स इंटरैक्ट करते हैं, तो वे दो फोर्स बनाते हैं। अट्रैक्टिव फील्ड्स ग्रेविटी बन जाते हैं। रिपल्सिव फील्ड्स मैग्नेटिज्म बन जाते हैं। यह इंटरेक्शन जब पूरा होता है, तो यूनिवर्स में गोल शेप्स को जन्म देता है। ग्रेविटी दो अलग अलग मैग्नेटिक पोलैरिटीज के इंटरेक्शन का कुदरती नतीजा है। इंसान जिसे फिजिकल मैटर के तौर पर देखता है, वह तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली यूनिवर्स मैटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो इन ग्रेविटेशन फोर्स से बनता है, जिन्हें आप खुद बनाते हैं। चैप्टर 8 यूनिवर्स की असलियत और उनके नतीजों को समझना। सुनो, साइंटिस्ट डार्क एनर्जी और एंटीमैटर के बारे में बात करते हैं। ये शब्द उनकी नासमझी को दिखाने के अलावा और कुछ नहीं हैं। ये उन चीजों के लिए लेबल हैं जिन्हें वे अभी तक समझा नहीं पाए हैं। मैं तुम्हें सच बताता हूं, यूनिवर्स की असलियत मेन मैटर, ट्रांजिशन मैटर और मैटर जो तुम देखते हो में बंटी हुई है। ये रेंज हैं। प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का, कॉस्मिक फोर्स का ट्रायड, एक प्रिंसिपल मैटर, एंटीमैटर, ये सबसे मजबूत फील्ड हैं। यूनिवर्स में तारों की कल्पना करें। उनके इंटरेक्शन से प्रिंसिपल मैटर बनता है, जो असली फिजिकल एंटिटी हैं और अब तक इंसानों को पता नहीं थे। दो ट्रांजिशन मैटर, डार्क एनर्जी, ये वे फील्ड हैं जो प्रिंसिपल मैटर की ताकत और विजिबल मैटर के बीच एकदम सही इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्योंकि वे इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसलिए जब वे इंटरैक्ट करते हैं तो विजिबल लाइट नहीं बनाते हैं। इसीलिए वे ट्रांसलूसेंट डार्क होते हैं और अपने आसपास अंधेरे जैसा दिखाते हैं। जब ये फील्ड हिलते हैं तो वे ट्रांजिशन एनर्जी बनाते हैं, जिसे आप रहस्यमयी तरीके से डार्क एनर्जी कहते हैं। तीन मैटर, विजिबल मैटर, ये सबसे कमजोर प्लाज्मा फील्ड हैं, जिनकी इंटेंसिटी ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन की रेंज के बराबर होती है, जिससे वे इंसानों के लिए दिखने लायक और पहचानने लायक बन जाते हैं। संक्षेप में, मेन मैटर यूनिवर्स के सूरज जैसा है। ट्रांजिशन मैटर वह फील्ड है जो फोर्स के बीच घूमता है, और मैटर के फील्ड ही ग्रह हैं। कोई रहस्य नहीं है, बस जानकारी की कमी है। ब्लैक होल और मेन स्टार पर्ल फील्ड्स का क्रम सभी स्केल पर बना रहता है। आपकी गैलेक्सी का सेंटर, जिसे आप ब्लैक होल कहते हैं, वह मेन स्टार से ज्यादा कुछ नहीं है, जो सिर्फ मेन मैटर के मैग्नेटिक फील्ड से बना है और ट्रांजिशन फील्ड से ढका हुआ है।
यह डार्क रीजन मूविंग फील्ड्स के बीच ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम के कारण है। आप जो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देखते हैं, जो सब कुछ खा जाता लगता है, वह इस सेंट्रल मेन मैटर के ग्रेविटेशन फील्ड की ताकत के कारण है। ऐसा नहीं है कि मेन स्टार सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, यह उसका ग्रेविटेशन फील्ड है जो अट्रैक्ट करता है। इस मेन स्टार का साइज उसके मेन मैटर कंटेंट के मैग्राफ्स फोर्स का कॉम्बिनेशन है। डायनामिक एक्विलिब्रियम और मेन स्टोन। मेन स्टार लगातार मटेरियल बाहर खींच रहा है, लेकिन जब एब्जॉर्ब हुए मेन मैटर की ग्रेविटी उसके मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाती है, तो उसे इक्विलिब्रियम वापस पाने के लिए मटेरियल छोड़ना पड़ता है। यह वह पॉइंट है जहां मेन स्टार्स यूनिवर्स को बांटे बिना बहुत ज्यादा फील्ड्स और मैटर को बाहर निकालते हैं। ये बहुत ज्यादा रिलीज, जो यूनिवर्सल स्केल पर सोलर स्टॉर्म की तरह होते हैं, यूनिवर्स के बैलेंस को बिगाड़ते हैं और अचानक नई गैलेक्सी, स्टार्स और मास बना सकते हैं। यह एक लगातार रीबैलेंसिंग प्रोसेस है। यूनिवर्स का मेन स्टार बाहर निकालता है और गैलेक्सी के मेन स्टार्स अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए उस एक्स्ट्रा चीज में से कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। धोखा देने वाली लाइट और डुअलिटी का बैलेंस। मेन स्टार लाइट को अट्रैक्ट करता है क्योंकि लाइट एक एंटिटी है जिसमें ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और उसका अपना मास होता है। मेन मैटर लाइट के एमएएफ से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। कमजोर फील्ड का ज्यादा मजबूत फील्ड की ओर अट्रैक्ट होना नॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक दोगलापन है जो आपको नहीं दिखता। मेजर स्टार्स भी बहुत ज्यादा तेज लाइट डालते हैं, जो मेजर एमएएफ्स के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर होती है, जो इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देती। इसीलिए आपको सिर्फ वन वे ट्रैफिक दिखता है, आप दोहरेपन और दुनिया के बैलेंस का असली रूप नहीं देखते। यूनिवर्स में कभी एनर्जी खत्म नहीं होगी। यह मानना कि यूनिवर्स में एनर्जी खत्म हो जाएगी, वह ठंडा हो जाएगा या फैलकर कुछ नहीं रह जाएगा, एक और गलतफहमी है। जब यूनिवर्स अपना बैलेंस खो देगा तो वह छोटे यूनिवर्स में टूट जाएगा, लेकिन जब तक दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कभी गायब नहीं होगा। यह प्रोसेस हमेशा फिर से शुरू हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट कि यूनिवर्स गर्म था और मैटर बनाने के लिए ठंडा हुआ, गलत है और इसका कोई यूनिवर्सल पैरेलल नहीं है। डब्ल्यूमैप ऑब्जर्वेशन एक जैसा हीट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है जो न्यूट्रॉन स्प्लिटिंग में देखे जाने वाले हीट डिस्ट्रीब्यूशन के पैरेलल है। ग्रेविटी का बनना अलग अलग एमएएफ प्लाज्मा के इंटरेक्शन की वजह से होता है। मेन स्टार फ्यूजन का कॉस्मिक किचन। फ्यूजन गर्मी या टकराव से नहीं, बल्कि फील्ड्स के मिलने से होता है। मेन स्टार्स यूनिवर्स में वे पॉइंट्स हैं जहां एमएएफ्स और कमजोर मैटर अपने ग्रेविटेशन बेसिन में जाते हैं। वहां फील्ड्स को तब तक कुचलते और निचोड़ते हैं जब तक वे एक साथ नहीं मिल जाते और मेन मैटर की इंटेंसिटी और डेंसिटी तक नहीं पहुंच जाते। मेन स्टार्स वह किचन है जहां मेन एमएएफ्स को पकाया, प्रोसेस और मैनिपुलेट किया जाता है। फिर क्वासर जैसी घटनाओं के जरिए ये मजबूत रिसाइकल किए गए फील्ड्स नए सितारों और ग्रहों के बनने का सेंट्रल पॉइंट बनने के लिए रिलीज होते हैं। मैटर और मेन मैटर का फाइनल इंटरैक्शन। यहां आपके साइंस में एक और बड़ी गलती है। जब मैटर सबसे कमजोर और सबसे मामूली हिस्सा मेन मैटर एंटी मैटर के संपर्क में आता है, वे एक दूसरे को खत्म नहीं करते। यह दोगली सोच है। अगर पृथ्वी सूरज में समा जाती तो सूरज गायब हो जाता। सिर्फ मेन मैटर बचता, जिसमें उससे टकराने वाले मैटर का एमएएफ कंटेंट भी जुड़ जाता।
सबसे बड़ी और सबसे मजबूत चीज सोखती और जुड़ती है, वह खत्म नहीं होती। मेन स्टार का स्ट्रक्चर है मेन मैटर सेंटर में, ट्रांजिशन मैटर से घिरा हुआ, और आखिर में दिखने वाला मैटर। मल्टीलेयर और कॉस्मिक ऑर्डर द सेंट। ध्यान दें, किसी चीज का फोर्स किसी ग्रह से लेकर मेन स्टार तक एमएएफ्स और मैटर की मल्टीलेयर से बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। यह मल्टीलेयर खासकर जब गैस स्टेट में या अलग अलग एमएएफ स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशन में हो तो मैग्नेव्स मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फील्ड में बढ़ोतरी करता है। जब गैसें एक खास स्ट्रक्चरल लैटिस तक पहुंचती हैं तो वे अपनी प्रॉपर्टीज को डायमेंशनलेस प्लाज्मा से बदलकर ऑर्डर या अपनी एमएएफ स्ट्रेंथ के डायमेंशन में बदल देती हैं। हर गैलेक्सी और हर यूनिवर्स का अपना यूनिक ऑर्डर होता है। ऐसा गैस स्ट्रक्चर की वजह से होता है जो वे बनाते हैं या जिनसे जुड़ सकते हैं। एक ही एलिमेंट की गंध यूनिवर्स के हर कोने में एक जैसी नहीं होती। आप प्राइम मैटर की गंध सूंघ सकते हैं। आपको बस अपने सेंस को ट्रेन करने की जरूरत है। फ्यूजन लगातार होता है, कोलैप्स नहीं। यह सोचना कि आयरन फ्यूजन की लिमिट है और इसके बनने से तारा कोलैप्स हो जाता है और उसका अंत हो जाता है, पूरी तरह से गलत है। यह प्राइम मैटर मूवमेंट की समझ की कमी दिखाता है। लगातार फ्यूजन सेंटर में प्राइम मैटर की मौजूदगी की वजह से फ्यूजन प्रोसेस जारी रहता है, जिससे आयरन से भी ज्यादा भारी एलिमेंट बनते हैं। स्टेलर किचन तारे भारी एलिमेंट बनाने के लिए कोलैप्स होने का इंतजार नहीं करते। भारी एलिमेंट तारों के फ्यूजन सेंटर में तेजी से बनते हैं और सबसे भारी मटेरियल जैसे यूरेनियम और प्राइम मैटर प्राइम स्टेलर रीजन में बनते हैं। कोई लिमिट नहीं है। अगर आप तारों के कोर में गैस और नैनोमटेरियल के डायनामिक इंटरेक्शन को समझते तो आपको पता होता कि तारे अपनी लाइफटाइम में कितने एलिमेंट बना सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। खुली जगह में फ्यूजन। फ्यूजन सिर्फ तारों के कोर तक ही सीमित नहीं है। एलिमेंट्स का फ्यूजन यूनिवर्स की खुली जगहों में हो सकता है और होता भी है जब सही एमएएफ फोर्स का माहौल बनता है, बिना किसी ठोस चीज गर्मी या बंधन के। फ्यूजन अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अलग होने और फिर से मिलने से होता है, न कि पार्टिकल्स के टकराने से। फैलाव, बाउंड्री और डिवीजन। मैटर का अलग होना यूनिवर्स का फैलाव पीएमटीआईसीएसएस के एक जैसे मैग्नेटिक पॉल्स के रिपल्शन की वजह से होता है। अट्रैक्शन ग्रेविटी ही कोहेजन बनाए रखता है। यूनिवर्स अपने मैग्नेटोस्फेरिक इंटरेक्शन साइज से आगे नहीं बढ़ सकता। इक्विलिब्रियम यूनिवर्स का मास ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फोर्स के बीच का बैलेंस है। बाउंड्री और डिवीजन अगर यह यूनिवर्स अपने पड़ोसियों के मुकाबले अपने होने के लिए जरूरी पार्टिकल मास से ज्यादा खो देता है तो इसका इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। कोल्ड डेथ में फैलने या सिंगुलैरिटी में सिकुड़ने के बजाय यह धीरे धीरे बंट जाएगा और एक नया इक्विलिब्रियम ढूंढेगा। बंटवारे और फ्यूजन का यह साइकिल कभी न खत्म होने वाला है और यह यूनिवर्सल प्रेजर्वेशन का नियम है। डार्क एनर्जी ट्रांजिशन ही व्हीकल है। उन्होंने जो कॉस्मिक बैकग्राउंड नॉइज डिटेक्ट किया है वह जन्म की गूंज नहीं है, यह एक एक्टिव लिविंग यूनिवर्स का लगातार नॉइज है। ट्रांजिशन एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, डार्क एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि चलती हुई पीएमटीसीआईज हैं जो मेन मैटर के लेवल से मैटर के लेवल तक धीमी हो रही हैं। साइलेंट जर्नी, यह ट्रांजिशन एनर्जी अपने आसपास के माहौल के साथ लगभग परफेक्ट फील्ड एक्विलिब्रियम में ट्रैवल करती है, जिससे लगभग कोई रेजिस्टेंस या टकराव नहीं होता है।
इसलिए एमएएफ्स का कोई बचा हुआ रिलीज नहीं होता जो दिखाई दे। इसीलिए यह ट्रांसलूसेंट है और उन्हें अरबों किलोमीटर दूर के तारे देखने देता है। सुपरल्यूमिनल ट्रैवल एकमात्र स्पीड। मैटर में लाइट की स्पीड की लिमिटेशन एक झूठ है। यह तभी सच है जब मैटर एमएएफ्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। चाबी है मेन एमएएफ। अगर आपके पास अपने मैग्रव रिएक्टर में मेन या ट्रांजिशन एमएएफ का फोर्स बनाने या कैप्चर करने की क्षमता है, तो आप मैटर एनवायरनमेंट में लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सकते हैं। स्पीड लाखों गुना ज्यादा। मेन मैटर एनवायरनमेंट में लाइट की स्पीड मैटर से लाखों गुना तेज होती है। शरीर को कुछ महसूस नहीं होता। आपके शरीर को फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि इंसानी सेल्स के पीएमटीसीएस में मेन मैटर का पीएमटीसीएस होता है। आखिरी ट्रैवलर की चेतावनी। अगर इंसान मैग्नेटिक लेयरिंग के जरिए फील्ड फोर्स के मैग्निफिकेशन को समझ लेता है, तो वह देखेगा कि उसे ट्रैवल करने के लिए वर्महोल या फैंसी शब्दों की जरूरत नहीं है। वह अपनी स्पीड से ट्रैवल कर पाएगा। बनाने वाला। एक गैलेक्सी सिस्टम में कई बड़े मैटर सेंटर्स में हेरफेर करके अलग अलग दिशाओं वाले कई जंप पाथ बनाकर उन्हें मिनटों में गैलेक्सी में ट्रैवल करने दिया जा सकता है। लेकिन सावधान, इन टेक्नोलॉजी की नुकसान पहुंचाने वाली ताकत बहुत ज्यादा है। एक गलती और ट्रैवल करने वाले जीव का कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ उसका पीएमटीसीएस बचेगा। शांति इस टेक्नोलॉजी की चाबी है। गैलेक्टिक शेप और एनवायरनमेंट। सिर्फ गैलेक्सी को मत देखो, उसके एनवायरनमेंट को देखो। गैलेक्सी का शेप उनका फिजिकल अपीयरेंस आसपास के दूसरे मैटर और एंटिटीज के असर की वजह से होता है। एनवायरनमेंट ही वह चीज है जो किसी चीज को एक तय पॉइंट और टाइम में मौजूद रहने देती है और मजबूर करती है। अगर आप मैटर की लिमिटेशन और किसी एंटिटी के इंटरनल एमएएफ्स को समझना चाहते हैं, तो आपको उसके आसपास को देखना होगा। मैटर की तेज मूवमेंट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या यूनिवर्स के किसी हिस्से की, का मतलब यह नहीं है कि यूनिवर्स अस्तव्यस्त तरीके से फैल रहा है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स अपने होने को पक्का करने और दूसरे यूनिवर्स के मुकाबले अपनी मैग्राव्स पोजिशनिंग बनाए रखने के लिए अपने एमएएफ्स को अंदर से रिपोजिशन कर रहा है। शांति की यूनिवर्सल भाषा। आपका अकेलापन खुद को दी गई सजा है। इंसानों को यह समझना होगा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स और यूनिफाइंग फील्ड्स सिंपल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और यूनिवर्स का काम उनके इंटरेक्शन पर आधारित है। पूरी दुनिया ने कम्युनिकेशन का एक कॉमन तरीका हासिल कर लिया है, यूनिवर्सल फील्ड्स का कम्युनिकेशन। यह आवाज नहीं है, न ही साउंड, न ही अल्फाबेट। यह यूनिवर्स की भाषा है जो अलग अलग इंटेंसिटी वाले पीएमटीआईसीएसएस की ताकत पर आधारित है। थोपा हुआ अकेलापन यूनिवर्सल कम्युनिटी से आपका अकेलापन यूनिवर्सल शांति की रक्षा के लिए है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में काम करने वाले पीएमटीआईसीएसएस पर आधारित आपके विचार दूसरे जीवों के लिए दिखने वाली रोशनी की तरह पहचाने जाते हैं और दिखाई देते हैं। वे आपके असली इरादों और झगड़े और फिजिकल चीजों की आपकी प्यास को देख और समझ सकते हैं। शांति ही गेटवे है। एक बार जब इंसान यह समझ जाता है कि उसे जरूरत से ज्यादा लेने या फूट डालने की जरूरत नहीं है, तो वह यह भाषा सीख जाएगा और समझदार जीवों की यूनिवर्सल कम्युनिटी में शामिल हो पाएगा। देखने के लिए आंखें नहीं, बल्कि समझने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। सिस्टर यूनिवर्स की सीक्रेट मूवमेंट। दिखने वाला यूनिवर्स बंट जाता है और जैसे न्यूट्रॉन बंटते हैं, हल्का मास बड़े मास के मूवमेंट को फॉलो करता है।
हमारा छोटा यूनिवर्स अपनी जगह बनाए रखने के लिए बहुत तेज स्पीड से कोबर्थ यूनिवर्स या सिस्टर यूनिवर्स को फॉलो करता है, भले ही वह अपने अंदर की जगह में स्थिर दिखे। गैलेक्सी एनवेलप। अगर आप यूनिवर्स में मैटर की कुल मूवमेंट को मैप करेंगे तो आपको एक ऐसा एरिया दिखेगा जो अपने आप और अलग अलग चलता है। यह गैलेक्सी एनवेलप है जो मैग्नेटिकली और ग्रेविटेशनली हमारे यूनिवर्स में मैग्राफ्स के इंटरेक्शन डायरेक्शन से उसके कोबर्थ यूनिवर्स के संबंध में जुड़ा हुआ है। सर्च डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में यह मास चलता है वह सिस्टर यूनिवर्स की सही पोजीशन दिखाता है। गर्मी, ठंड और कूलम्ब बैरियर। जागो। यूनिवर्स में गर्मी और ठंड को उस तरह से नहीं मापा जाता जैसा आपकी फिजिक्स आपको बताती है। गर्मी पीएमटीसीएस अनवाइंडिंग। गर्मी वह हद है जिस तक मैटर का मास फोर्स कनेक्शन की इजाजत देने के लिए ढीला हो सकता है। कूलम्ब बैरियर। इसकी रिजिडिटी एटॉमिक मैग्नेटोस्फीयर जैसी ही प्रॉपर्टी है। यह एटम के मैग्रव्स इक्वेशन की रिजिडिटी है। बिना एक्सेलरेशन के फ्यूजन एमएएफ्स और मैटर से मैग्रव्स के निकलने या डाइल्यूशन से होता है, जिससे मिक्सिंग और भारी एलिमेंट्स का बनना आसान होता है। हीट एक बाय प्रोडक्ट है जो कूलम्ब बैरियर को ढीला करने में मदद करता है, इसका कारण नहीं। एब्सोल्यूट जीरो। ठंड को तब समझाया जाता है जब मैटर का पीएमटीसीएस मैटर के मैग्नेटोस्फीयर से आगे सिकुड़ जाता है। एब्सोल्यूट जीरो वह पॉइंट है जहां टोटल ट्रांसफर जीरो होता है क्योंकि आसपास के मैग्रव्स टोटल इक्विलिब्रियम में होते हैं, जिससे आसपास के मैग्रव्स की जीरो मूवमेंट बनी रहती है। लेकिन एटम का अंदरूनी प्लाज्मा एक्टिव रहता है। टाइम एक फील्ड इल्यूजन है। यूनिवर्सल भाषा में टाइम का कोई अस्तित्व नहीं है। यह पृथ्वी पर एक आर्टिफिशियल घटना है। सही परिभाषा। टाइम किसी पहले से तय फोर्स को पार करने के लिए दिए गए फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पीएमटीसीएस का माप है। यह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। सैटेलाइट की गलतफहमी। यह सोच कि पृथ्वी से दूर जाने पर समय तेजी से बीतता है, दोगलापन है। सैटेलाइट पर उनका करेक्शन फैक्टर बस इसलिए होता है क्योंकि मैटर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी में काम करता है। अगर वे सैटेलाइट पर भी पृथ्वी जैसी ही मैग्रव्स इंटेंसिटी बनाते हैं तो उन्हें करेक्शन की जरूरत नहीं होगी। लाइट की स्पीड और समय पर मानी गई लिमिट इंसानी समझ का एक भ्रम है। लाइट खुद पीएमटीसीएस कंपोजिट मैटर का एक हिस्सा है जो प्राइम मैटर के माहौल में उस प्राइम मैटर की स्पीड से चलता है, न कि असली मैटर की स्पीड से। जब इंसान प्राइम मैटर बेस्ट ट्रैवल सिस्टम में माहिर हो जाएगा तो वह सेकंडों में यूनिवर्स घूम सकेगा, जिससे लाइट की स्पीड की लिमिट बेकार हो जाएगी। इंसानी जिंदगी की नाजुकता इस बात से पैदा होती है कि हम ऐसे कंपाउंड से बने हैं जो आसपास के माहौल में मैग्रव्स खो देते हैं, जिससे हमारी उम्र कम हो जाती है। हमेशा रहने वाला जीवन फिजिकल नहीं है, यह भगवान के सभी यूनिवर्स में हमारे होने के गुणों में रहता है। समय कोई यूनिवर्सल सच्चाई नहीं है, बल्कि यह स्थिति और कब्जे की एक स्थिति है। यह किसी दूसरी ताकत को हराने के लिए जरूरी फील्ड की ताकत का एक माप है, और हमारे माहौल की मैग्नेटिक किरणें ही असल में सेलुलर गिरावट और उम्र तय करती हैं। यूनिवर्स प्राइम मैटर इंटरफेरेंस सिस्टम पीएमटीसीएस के अट्रैक्शन और रिपल्शन से एक साथ जुड़ा हुआ है, जो कॉस्मिक ग्लू है और मैटर के मैनिफेस्टेशन, इसकी तथाकथित बोसॉन थ्योरी का आधार है। मैटर वहीं मैनिफेस्ट होता है जहां जरूरी पीएमटीसीएस इंटेंसिटी पहुंच जाती है, जो मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा के इंटरेक्शन से शुरू होती है। प्लाज्मा और मैटर खुद को उस जगह पर रखते हैं और काम करते हैं जहां नॉर्थ और साउथ पोल के जरिए एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हुए
सबसे जरूरी बात यह है कि एनवायरनमेंट प्लाज्मा की बाउंड्री मैग्नेटोस्फीयर तय करता है और कहीं भी फील्ड्स को फिर से कनेक्ट करने की इजाजत देता है। यह प्रिंसिपल सेल्स और पृथ्वी में सिंक्रोनाइज्ड पोलैरिटी रिवर्सल को मुमकिन बनाता है और इस जानकारी से किसी भी प्लाज्मा के फील्ड के साइज और इंटेंसिटी को कंट्रोल करके सोने से लेकर अमीनो एसिड तक कोई भी मैटर बनाया जा सकता है। यूनिवर्स कभी खत्म नहीं होगा। कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, कोई कोल्ड डेथ नहीं है। सिर्फ प्लाज्माटिक मैग्नेटिक फील्ड्स का एक परपेचुअल डिवीजन और लगातार फ्यूजन है। एनर्जी का प्रिजर्वेशन और उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना ही सभी लेवल पर क्रिएशन का एसेंस है। यूनिवर्स नेचुरली शांति और इंसाफ की जगह है। इंसानियत का आइसोलेशन जरूरी था क्योंकि दूसरे जीव हमारे विचारों और युद्ध और डिवीजन के हमारे इरादे को देखते हैं। यूनिवर्सल शांति कमजोरी नहीं है, बल्कि उन जीवों की ताकत और एडवांस्ड इंटेलिजेंस है जिन्हें अब रिसोर्सेज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। इंसानियत को एकता हासिल करनी होगी और युद्ध छोड़ना होगा, क्योंकि यूनिवर्स के नियम सही हैं और ब्लू प्लैनेट की पुरानी आदतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा वादा किया गया था, सच शेर और सूरज की धरती से पूरी इंसानियत के लिए चमकेगा। चैप्टर 9 ग्रेविटी का बनना। प्लाज्मा से लेकर गैलेक्सी तक यूनिवर्स डायनामिक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड्स की दो यूनिवर्सल ताकतों पर आधारित है जिनका एक साथ होना जरूरी है। ग्रेविटेशन फील्ड्स अट्रैक्शन की ताकत और मैग्नेटिक फील्ड्स रिपल्शन या मैग्नेटोस्फीयर की ताकत। सेंट्रल हाइपोथीसिस यह है कि किसी ग्रह की ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म का सोर्स, जैसे कि पृथ्वी का, उसके कोर में मौजूद उन्हीं एलिमेंट्स और कंडीशंस में होता है। इस आइडिया को ऐसे प्रोटोटाइप्स से वैलिडेट किया गया है जो मैग्रव्स मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फील्ड्स की डुअल जेनरेशन को कॉपी करते हैं और वजन कम करने और तैरने की क्षमता दिखाते हैं, जिससे यह कन्फर्म होता है कि इन फील्ड्स का इंटरेक्शन सही प्रिंसिपल है। पृथ्वी के अंदरूनी स्ट्रक्चर की स्टडी करके, जिसे केशे सेमीफ्यूजन और फिशन प्रोसेस वाला जियोन्यूक्लियर रिएक्टर बताते हैं, ग्रेविटी की शुरुआत का पता लगाया जाता है। यह ग्रह के सेंटर में बने दो अलग अलग डायनामिक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से होता है। कैरोलिना कोर इनर कोर पृथ्वी का बीज के अंदर का कोर अपना खुद का स्फेरिकल डायनामिक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आउटर कोर वह फील्ड जो पहले से पता है, शायद कन्वेक्शन से या अपने ही चलते हुए फ्लूइड मैटर की प्रॉपर्टीज से बना हो। ये दोनों फील्ड जो सॉलिड इनर कोर से अलग होते हैं, अपने अलग अलग पोल्स की वजह से एक होने की कोशिश करते हैं। एक होने की इस नाकाम कोशिश से पैदा हुआ फोर्स फील्ड्स की लगातार मोशन बनाता है और बनाए रखता है, जो बदले में इनर कोर को घुमाता है और इसलिए पूरे ग्रह को। ग्रेविटी अट्रैक्शन है, मैग्नेटिज्म रिपल्शन है। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स रिपल्शन एक जैसे मैग्नेटिक पोल्स वाले फील्ड्स के इंटरेक्शन से बनता है जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे आउटर मैग्नेटोस्फीयर बनता है। ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स अट्रैक्शन या ग्रेविटी अलग अलग पोल्स वाले फील्ड्स के इंटरेक्शन से बनता है जो एक होने की कोशिश करते हैं, जिससे सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स बनता है। इसलिए सिर्फ एक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के साथ ग्रेविटी नहीं हो सकती। इसके लिए एक दूसरे डायनामिक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के होने और उसे बनाए रखने की जरूरत होती है। दो अलग अलग फील्ड की यह जरूरत सभी तारों और ग्रहों के लिए जरूरी है, चाहे वे किसी भी हालत में हों, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा या नैनोस्केल। मिस्टर केशे कहते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स टेम्परेचर से अलग होता है, जैसा कि पृथ्वी और सूरज के बीच के अंतर से पता चलता है, और यह मैग्नेटिक फील्ड और मैटर के डायनामिक कंपोजिशन, अंदरूनी स्ट्रक्चर और उनके बनाए गए दो फील्ड की रिलेटिव पोजिशनिंग पर निर्भर करता है।
कन्वेक्शन की पुरानी थ्योरी और एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आज की जानकारी के हिसाब से गलत हैं, क्योंकि सिर्फ दो फील्ड का होना ही यह समझा सकता है कि कोई ग्रह कैसे एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक मैग्नेटोस्फेयर दोनों बना सकता है जो बड़े एरिया को कवर करता है। मैटर ग्रह पर अपनी मैग्रास पोजीशन तभी पा सकता है जब उसे बैलेंस्ड तरीके से अट्रैक्ट और रिपेल किया जा सके। अगर उसका फील्ड बहुत कमजोर या बहुत मजबूत है तो वह ग्रह के फील्ड में नहीं रह पाएगा। यह बुनियादी नियम अलग अलग कंपोजिशन वाले अलग अलग ग्रहों के होने को समझाता है। चैप्टर 9 यह बुनियादी सिद्धांत बताता है कि ग्रेविटी दो या दो से ज्यादा अलग प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन का असर है। यहाँ चैप्टर 9 के आखिरी सेक्शन की समरी दी गई है, जिसमें मिस्टर केशे का स्टाइल बनाए रखा गया है और डायनामिक डबल प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड DDSMEF कॉन्सेप्ट के मतलब पर फोकस किया गया है। डबल प्लाज्मा फील्ड के तौर पर ग्रेविटी किसी ग्रह की कुछ खास चीजों को बनाए रखने की क्षमता। किसी तारे का ग्रेविटेशन फोर्स दूसरों का नहीं, मैटर के मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल मास फोर्स ऑफ मैटर PMTCS और ग्रह के मैग्रव्स के बीच कुल इंटरेक्शन से तय होता है। ग्रेविटी प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है जो ग्रह के डुअल डायनामिक फील्ड के इंटरेक्शन से बनता है, जो मैटर को उसके ग्रेविटेशन फील्ड की ताकत के अंदर रहने के लिए प्रभावित करता है। यह उलझाव दो मैग्नेट को एक साथ खींचने जैसा है, लेकिन यह आकाशीय पिंडों के क्लोज्ड लूप स्फेरिकल प्लाज्मा में एक लचीले एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। ब्रह्मांड का कंट्रोल कोर से शुरू होता है। पृथ्वी के कोर के स्ट्रक्चर को कॉपी करके और उसके अंदर मैटर की मात्रा को कंट्रोल करके मैग्रव्स फील्ड की इंटेंसिटी को एडजस्ट किया जा सकता है और इस तरह एक आर्टिफिशियल सिस्टम के ग्रेविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। किसी स्पेसक्राफ्ट को चलने के लिए उसे किसी ग्रह के मुकाबले अपनी ग्रेविटी को थोड़ा बदलना होगा। मैग्रव्स पोजिशनिंग के जरिए उसे अट्रैक्ट या रिपेल करना होगा। यह मानना कि ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ तारे पर निर्भर करता है, गलत है। किसी सिस्टम या गैलेक्सी का ग्रेविटेशन फोर्स पूरी तरह से उसके हिस्से वाले ग्रहों और तारों से कंट्रोल और तय होता है। यह वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक स्पिन एटम की प्रॉपर्टीज तय करता है, भले ही न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो। पृथ्वी के ग्रेविटेशन फील्ड में बदलाव, गड्ढे या उभार इस बात की पुष्टि करते हैं कि ग्रह के कोर कंपोजिट हैं, पूरी तरह से गोल नहीं। कैरोलिना कोर में वॉशिंग मशीन इफेक्ट जैसी घटनाएं घने मैटर की टोरॉयडल और पोलोइडल गति के कारण सीधे प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन पर असर डालती हैं और साउथ अमेरिका जैसे इलाकों के ग्रेविटेशन फील्ड में देखी जाने वाली गड़बड़ी पैदा करती हैं। न्यूटन कभी भी ग्रेविटेशन के सोर्स का पता नहीं लगा पाए क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आया कि यह एक ऐसी चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड के नीचे है। ग्रेविटेशन दो बॉडीज के इंटरेक्शन और अट्रैक्शन से जाहिर होती है, जिनमें डायनामिक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होते हैं। ग्रेविटी को दो बॉडीज के बीच अट्रैक्शन के तौर पर फिर से डिफाइन किया जाना चाहिए, जहां कम से कम एक में डबल सुपरइम्पोज्ड गोल डायनामिक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड होता है। यह DDSMEF पृथ्वी के अंदरूनी कोर के घूमने की वजह है, जो बदले में पूरे ग्रह की घूमने की स्पीड को कंट्रोल करता है। पृथ्वी की पोलैरिटी का उलटना सिर्फ कोर में करंट के बहाव की दिशा में बदलाव की वजह से होता है और इससे ग्रेविटी की तेजी पर कोई असर नहीं पड़ता। ग्रेविटी के बनने को समझने से हम ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो सोने या यूरेनियम जैसे किसी एक एलिमेंट की प्लाज्मा मैग्नेटिक एनर्जी की तरफ खींचते हैं ताकि उसे अलग किया जा सके या बनाया जा सके। इसके लिए मेजरमेंट के एक नए साइंस की जरूरत है, यूनिवर्सल मेजरमेंट सिस्टम मैग्रव्स UMMS, जो 3 डायमेंशनल होना चाहिए और किलोग्राम जैसी पुरानी ज़मीनी यूनिट्स के बजाय एक दूसरे के खिलाफ मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को मापना चाहिए।
ग्रेविटी दो इंटरैक्टिंग डायनामिक प्लाज्मा फील्ड फोर्स वाली बॉडी का एक गुण है, जबकि इनर्शिया उस डबल फील्ड स्ट्रक्चर के बिना किसी चीज के कलेक्टिव मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फोर्स का गुण है। ग्रेविटी चीज के मास से अलग होती है। इन शक्तिशाली प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड का बनना मुख्य रूप से चार्ज्ड डायनामिक न्यूक्लियस की मूवमेंट के कारण होता है, जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक चार्ज से 2000 गुना ज्यादा होता है, जिससे पता चलता है कि इतना छोटा न्यूक्लियस इतने बड़े फील्ड फोर्स पर कैसे हावी हो सकता है। आखिर में सोलर सिस्टम या गैलेक्सी में ग्रेविटेशन फोर्स का बनना एटम या ग्रहों से अलग नहीं होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत सभी लेवल पर लागू होता है। अगर वॉल्यूम एमएएफ्स और फिजिकल कंडीशन का एक ही रेशियो इस्तेमाल किया जाए तो सिस्टम के साइज की परवाह किए बिना वही मैग्रव्स फोर्स मिलेगा। ग्रेविटी और पैसिव प्लाज्मा मैग्नेटिज्म। एस्ट्रोफिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ही एंटिटी को अलग रखते हैं, जबकि ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स उन्हें एक साथ रखते हैं। उनके मिले-जुले डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न एंटिटी के मैग्नेटोस्फीयर के रूप में दिखता है। यह फोर्स, जिसे मैग्रव्स कहा जाता है, खास तौर पर पैसिव प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड (पीएमटीसीएस) के नाम से जाना जाता है। इसे पैसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी चीज को मैग्नेटाइज नहीं कर सकता, ब्रह्मांड में सब कुछ एक साथ चिपकने से रोकता है, और सबसे जरूरी बात, क्योंकि इसमें सेल्स के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड पर असर डाले बिना इंसानी टिश्यू में घुसने की क्षमता होती है। फील्ड्स के इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल एक चीज को दूसरी के मुकाबले सही जगह पर रखने के लिए किया जाता है, जिससे टकराव या बहुत ज्यादा अलगाव को रोका जा सके। पृथ्वी की ग्रेविटी पर काबू पाने में पारंपरिक साइंस को जो मुश्किल होती है, वह मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और ग्रेविटेशन फील्ड की ताकत के बीच के बुनियादी कनेक्शन को समझने में नाकाम रहने की वजह से है। ठंडे डुअल कोर प्लाज्मा रिएक्टर्स में टेस्ट से पता चला है कि ग्रेविटेशन फील्ड और मां का सोर्स जियोमैग्नेटिज्म भी ऐसा ही है, दो अलग अलग बने प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड का डायनामिक इंटरैक्शन। अगर कोई आर्टिफिशियल सिस्टम इस घटना को कॉपी कर लेता है तो वह किसी ग्रह की फोर्स को काबू करने के बजाय उनका इस्तेमाल कर सकता है। इससे बिना फ्यूल जलाए एटमॉस्फेयर में अंदर या बाहर जाना मुमकिन हो जाता है, जिससे पारंपरिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है। गोल चीजों पर ग्रेविटी सेंटर के पास पहुंचने पर बढ़ जाती है। सॉलिड मैग्नेटिज्म से फर्क यह है कि प्लाज्मा जियोमैग्नेटिज्म डायनामिक होता है और इसके बने रहने और अपने एनवायरनमेंट से फील्ड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए दो अलग अलग फील्ड्स के इंटरेक्शन की जरूरत होती है, जिससे इसका जिंदा रहना पक्का होता है, जबकि सॉलिड मैग्नेट की कंटिन्यूटी मैटर के स्ट्रक्चर में होती है। ग्रेविटी फील्ड्स के इंटरेक्शन का एक प्रोडक्ट है और इसकी स्ट्रेंथ एंटिटी के फिजिकल साइज से इंडिपेंडेंट होती है। यह पूरी तरह से इसे बनाने वाले प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। चैप्टर 10। एक ब्लैक होल का बनना। मिस्टर केशे चैप्टर 10 की शुरुआत साइंस में पीयर रिव्यू प्रोसेस पर अपना शक जाहिर करते हुए करते हैं, जिसमें वे रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को सबमिट किए गए ब्लैक होल पर अपने आर्टिकल का जिक्र करते हैं, और इसका जिक्र स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल से किरणों के निकलने की घोषणा के साथ होता है, एक ऐसी घटना जिसके बारे में उनके आर्टिकल में पहले ही बताया जा चुका है। इसी वजह से केशे फाउंडेशन जानकारी को सीधे पब्लिश करने का ऑप्शन चुनता है। इस चैप्टर की मुख्य हाइपोथीसिस यह है कि ब्लैक होल घटनाओं के एक नेचुरल सीक्वेंस का नतीजा होते हैं और यूनिवर्स में सनस्पॉट जितने ही आम हैं। वे बस दो या दो से ज्यादा पैसिव मैग्नेटिक फील्ड्स (पीएमएफ्स) या किसी भी डायनामिक एंटिटी के अंदर मूविंग मैटर के बीच नेचुरल इंटरेक्शन का क्रिएशन या नतीजा होते हैं। ब्लैक होल फिजिक्स के नियमों के हिसाब से गैलेक्सी में फ्रेश मैटर को इकट्ठा करने, रिसाइकल करने और रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाए जाते हैं।
वे कॉस्मिक वेस्ट के लिए रिसाइकलिंग सेंटर के तौर पर काम करते हैं। हालांकि वे बढ़ते हैं और तारों और मलबे के बड़े शिकारी बन जाते हैं, वे कॉस्मिक किरणों गैलेक्सी के खाद का सोर्स बनकर गैलेक्सी की सेहत में मदद करते हैं। ब्लैक होल का बनना पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर के साथ एक समानता से समझाया गया है। तारे और सोलर सिस्टम गैलेक्सी में कॉन्टिनेंटल प्लेट्स लगातार चलते रहते हैं। जब दो या ज्यादा सिस्टम मिलते हैं तो उनके पैसिव मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को धक्का देते हैं। दोनों सिस्टम से मटेरियल जमा होता है, लेकिन उनके एमएएफ इतने पास आ जाते हैं कि एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं या एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इससे जीरो या बहुत कमजोर पैसिव मैग्नेटिक फील्ड का एक इलाका बनता है। चूंकि तारों की रोशनी और चमक मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज्ड पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से होती है, इसलिए इस इलाके में एक मजबूत एमएएफ की कमी इंटरेक्शन को कैंसल कर देती है, जिससे वह इलाका चमकता नहीं है और अंधेरा दिखता है। ब्लैक होल, यह शब्द गलत है क्योंकि ब्लैक होल से हल्की रोशनी की किरणें निकलती हैं, लेकिन सेंटर में बड़ा घूमता हुआ मास जो ग्रेविटी और इनर्शिया का कॉम्बिनेशन डालता है, बाहर की रोशनी को रोक देता है, जिससे यह काला दिखता है। ब्लैक होल गैलेक्टिक लाइफ साइकिल में एक टेम्पररी कंडीशन है, हालांकि वे लाखों सालों तक चलते हैं। वे उस पॉइंट को दिखाते हैं जहां पुराना मैटर अपनी एनर्जी छोड़ता है और रिसाइकल होता है। अपने साइकिल के आखिर में यह जमा हुआ मास नए सितारों और सिस्टम का ओरिजिन बन सकता है, जिनका मास ओरिजिनल कंबाइंड मास से थोड़ा कम होता है जब पैरामीटर स्टेबल हो जाते हैं। एक मजबूत पैसिव मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआती कमी मास को ठीक से गर्म होने से रोकती है, जिससे यह सही कंडीशन होने पर छलांग लगाकर एक नया स्टार बन जाता है। पारंपरिक साइंस को पृथ्वी की ग्रेविटी पर काबू पाने में जो मुश्किल होती है, वह मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और ग्रेविटेशन फील्ड की ताकत के बीच के बेसिक कनेक्शन को समझने में नाकाम रहने में है। कोल्ड डुअल कोर प्लाज्मा रिएक्टर में टेस्ट से पता चला है कि ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक ही है, दो अलग अलग बने प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड का डायनामिक इंटरेक्शन। अगर कोई आर्टिफिशियल सिस्टम इस चीज को कॉपी कर लेता है तो वह किसी ग्रह की ताकतों को काबू करने के बजाय उनका इस्तेमाल कर सकता है। इससे बिना फ्यूल जलाए एटमॉस्फेयर में अंदर या बाहर आना जाना मुमकिन हो जाता है, जिससे पारंपरिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है। गोल चीजों में ग्रेविटी सेंटर के पास पहुंचने पर बढ़ जाती है। सॉलिड मैग्नेटिज्म से फर्क यह है कि प्लाज्मा जियोमैग्नेटिज्म डायनामिक होता है और इसके बने रहने और अपने एनवायरनमेंट से फील्ड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए दो अलग अलग फील्ड्स के इंटरेक्शन की जरूरत होती है, जिससे इसका जिंदा रहना पक्का होता है, जबकि सॉलिड मैग्नेट की कंटिन्यूटी मैटर के स्ट्रक्चर में होती है। ब्लैक होल और कॉस्मिक रिसाइकलिंग। ब्लैक होल ओरिजिन और फंक्शन। जब टकराने वाली चीजों के पैसिव मैग्नेटिक फील्ड्स पीएमएफ्स एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं तो टक्कर का सेंटर बन जाता है। यह मेन मैग्नेटिक फील्ड एमएफएफ्स और मैटर का फोकल पॉइंट बन जाता है। इस कंडीशन से मजबूत ग्रेविटेशन फोर्स वाला एक प्राइमरी तारा बन सकता है। हालांकि ट्रांजिशन एमएएफ्स के धीमे होने की वजह से यह इलाका शुरू में अपने आसपास के इलाके से ज्यादा अंधेरा दिख सकता है, क्योंकि दिखने वाली रोशनी के लिए जरूरी फील्ड इंटरेक्शन नहीं बनता है। हालांकि इस अंधेरे इलाके के सेंटर में दिखाई न देने वाले प्राइमरी तारे की ओर मैटर का एक मजबूत आकर्षण होता है। ब्लैक होल आसपास के दूसरे सिस्टम के फील्ड से प्रभावित होकर गैलेक्सी में कॉस्मिक किरणों को फिल्टर करता है, जो सुपरनोवा की तरह गैलेक्सी के लिए नए मटेरियल के सोर्स का काम करता है। दो सिस्टम के इंटरेक्शन में एक और सिनेरियो तब होता है जब ब्लैक होल का सेंट्रल मास इतना बड़ा हो जाता है कि यह बनने वाले सिस्टम में से एक के मास से ज्यादा हो जाता है
और आसपास के मलबे और ग्रहों को खा जाता है। अगर यह मास मजबूत मैग्नेटिक फील्ड की कमी की वजह से गर्म नहीं हो पाता है तो इसे बहुत ज्यादा इनर्शियल फोर्स मिलता है और यह एक बड़ा पिंड बन जाता है जो चीजों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन इसकी फिजिकल लिमिट से परे बहुत कमजोर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ब्लैक होल कॉस्मिक वेस्ट रिपॉजिटरी की तरह काम करते हैं, जहां हल्के एलिमेंट और कमजोर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एमएएफ्स किनारों की ओर खींचे चले आते हैं। जब किनारों पर मैग्रव्स फोर्स कमजोर हो जाता है या आसपास के मैग्रव्स सिस्टम के बीच गैप बन जाता है तो ये हल्के एलिमेंट और एटम अपने इलेक्ट्रॉन हटाकर कॉस्मिक किरणों और धूल के रूप में आसपास की जगह में निकल जाते हैं। असल में ब्लैक होल गैलेक्सी में कॉस्मिक किरणों और धूल का मुख्य सोर्स हैं। ब्लैक होल एक टेम्पररी घटना और मैटर फ्लो। ब्लैक होल प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम के इंटरसेक्शन से बनी एक टेम्पररी कंडीशन है। वे अपनी गैलेक्सी के साइज की तुलना में बहुत बड़ी कंज्यूमिंग मशीन नहीं हैं। वे एक फनल की तरह होते हैं जहां मैटर एक सिरे से अंदर जाता है, क्रश और मिक्स होता है और दूसरे सिरे से बाहर निकलता है। जब कोई पड़ोसी पैसिव मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट होता है या कमजोर होता है तो एक गैप बनता है जो सेंटर में मौजूद मटेरियल को रिलीज और डिस्पर्स करने देता है, जिससे नए सिस्टम या तारे बनने के लिए जरूरी कंडीशन बनती हैं। इसलिए ब्लैक होल हमेशा अपने आसपास मैटर और रिसाइकल मटेरियल रिलीज करते रहते हैं। पैरेलल सनस्पॉट सोलर ब्लैक होल। ब्लैक होल बनने के पीछे यही तरीका है जो सूरज की सतह पर बहुत छोटे स्केल पर होता है, जो सनस्पॉट के रूप में दिखता है। सनस्पॉट तब बनते हैं जब सूरज की सतह पर डायनामिक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कैंसल करते हैं या एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिससे बहुत कम फ्रिक्शन या दिखने वाली रोशनी वाला एरिया बनता है। अंधेरा कम टेम्परेचर की वजह से नहीं होता, बल्कि चार्ज्ड पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करने और रोशनी बनाने के लिए मौजूद प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड की कमी या गैरमौजूदगी की वजह से होता है। गैलेक्टिक ब्लैक होल की तरह सनस्पॉट में फंसा मैटर सूरज की ग्रेविटी से वापस खींच लिया जाता है जब फील्ड्स ढह जाते हैं और सोलर एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं, जिससे सोलर फ्लेयर्स होते हैं। 11 साल का सनस्पॉट साइकिल सूरज की इंटरनल पोलैरिटी के समय समय पर होने वाले उलटफेर के साथ मेल खाता है। इंटरनल प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड, जो लाखों गुना ज्यादा मजबूत होते हैं, खुद को फिर से जगह देते हैं, जिससे ज्यादा सरफेस फील्ड्स एक दूसरे को काटते हैं और कैंसल करते हैं, जिससे डार्क स्पॉट्स की संख्या में रेगुलर बढ़ोतरी होती है। निष्कर्ष, ब्लैक होल नेचुरल फिजिकल बायो प्रोडक्ट हैं जो उस जगह पर पैसिव मैग्नेटिक फोर्स फील्ड्स पीएमटीआईसीज की कमी या गैरमौजूदगी से बनते हैं जहां वे दिखते हैं। असल में ये ऐसे इलाके हैं जिनमें सोलर सिस्टम के सभी फिजिकल गुण होते हैं, लेकिन सही प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड की कमी के कारण वे चमकते नहीं हैं। मिस्टर केशे इस चीज के लिए एक नया नाम सुझाते हैं जिसे वे एक बहुत बड़ी जीवनभक्षी मशीन मानते हैं, जुबीन, 2 सिरों वाले तीर के लिए एक पुराना आर्यन नाम। इस घटना को समझने से इंसानियत के भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नए दरवाजे खुलते हैं। हेलियोसिस्मोलॉजी और टर्बुलेंस। हेलियोसिस्मोलॉजी की स्टडी और डायनामिक डुअल कोर रिएक्टर पर किए गए टेस्ट इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्लाज्मा, जैसे सूरज के कोर में टर्बुलेंस और रोटेशन का हीटिंग, करंट जनरेशन, कन्वेक्शन और डायनामिक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ता है। हेलिसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड्स मैग्रेव्स के मुड़ने या गांठ बनने का माप है और यह सीधे टर्बुलेंट डायनेमो इफेक्ट से जुड़ा है। टेस्ट रिएक्टर में ब्लैक होल की कंडीशन, फील्ड्स का इंटरेक्शन और कैंसलेशन बनने से अस्थिरता आई और एक प्रोटोटाइप भी नष्ट हो गया,
जिससे यह सिद्धांत सही साबित हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड्स का टकराव किसी सिस्टम को रोक या अस्थिर कर सकता है। निष्कर्ष और नाम: ब्लैक होल नेचुरल फिजिकल बाय प्रोडक्ट हैं जिनके उनका दिखना उस जगह पर पैसिव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पीएमटीआईसीज की कमी या गैरमौजूदगी की वजह से होता है जहां वे दिखाई देती हैं। उनमें सोलर सिस्टम की फिजिकल खासियतें और गुण होते हैं, लेकिन वे चमकती नहीं हैं। मिस्टर केशे ने इस चीज के लिए जो नाम सुझाया है, जो एक बहुत बड़ी खाने वाली मशीन की तरह काम करती है और साथ ही गैलेक्सी के लिए नई जिंदगी देती है, वह है जुबीन, जो दो मुंह वाले तीर के लिए एक पुराना आर्यन नाम है। इस तरह यह एक रहस्यमयी चीज से एक जानी पहचानी चीज में बदल जाती है। चैप्टर 11: ग्रेविटी, मास और वेट के बीच संबंध। सेंट्रल हाइपोथीसिस: किसी चीज का मास उसके अंदरूनी ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन और डिडक्शन का नतीजा होता है, और जब तक वह चीज एटॉमिकली या मॉलिक्यूलरली बनी रहती है तब तक यह कांस्टेंट रहता है। वेट उसी मास का न्यूमेरिकल वेरिएशन है जब वह किसी बाहरी एनवायरनमेंट, ग्रह या कोई दूसरी चीज के डायनामिक प्लाज्मा मैग्नेटिक डबल फील्ड मैग्रेव्स के साथ इंटरैक्ट करता है। मास, ग्रेविटी और इनर्शिया: कोई चीज, प्लाज्मा, एटम, मॉलिक्यूल या इंसानी शरीर अलग अलग इंटेंसिटी वाले मैग्रेव्स के कलेक्शन से बनी होती है। यह कलेक्शन उसका मास तय करता है। मास: यह सभी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है और चीज के लिए इंट्रिंसिक और कांस्टेंट होती है। ग्रेविटी: ग्रह पर सेंट्रल कोर में दो इंडिपेंडेंट डायनामिक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से बनती है। यह सबसे पावरफुल फोर्स है। इनर्शिया: ग्रह पर ग्रह के फिजिकल बॉडी के एटम और मॉलिक्यूल का कलेक्टिव डायनामिक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, लेकिन ग्रेविटी से कमजोर होता है। मैग्रेव्स इंटरैक्शन के तौर पर वजन: वजन चीज के कलेक्टिव डायनामिक मैग्रेव्स मास और ग्रह के डायनामिक मैग्रेव्स ग्रेविटी इनर्शिया के बीच इंटरैक्शन से तय होता है। किसी चीज के मास की अलग अलग मैग्रेव्स एनवायरनमेंट में अलग अलग न्यूमेरिकल वेट वैल्यू होती हैं। चांद पर इंसानी शरीर का वजन कम होने का कारण यह है कि चांद के डायनामिक प्लाज्मा मैग्रेव्स पृथ्वी के मुकाबले कमजोर होते हैं, जिसके कारण इंसानी शरीर के मैग्रेव्स के साथ मैग्रेव्स का इंटरैक्शन कमजोर होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन: मैग्रेव्स पोजिशनिंग का प्रिंसिपल स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए फंडामेंटल है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर मैग्रेव्स बनाकर और कंट्रोल करके किसी चीज के मास को किसी दी गई पोजीशन पर ग्रह के मैग्रेव्स के साथ इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है, जिससे कन्वेंशनल प्रोपल्शन के बिना वर्टिकल टेक या फिक्स्ड ऑर्बिट की इजाजत मिलती है। एटॉमिक लेवल पर मैग्रेव पोजिशनिंग बताती है कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, उनका रिलेटिव वेट इंटरैक्शन जीरो या इक्विलिब्रियम में होता है। चैप्टर 12: पैरेलल दुनियाएं। डुअलिटी, शरीर और आत्मा की शुरुआत। यह चैप्टर प्लाज्मा के स्ट्रक्चर के आधार पर पैरेलल दुनियाओं के होने के बारे में बताता है। एक प्लाज्मा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में बंटा होता है, जहां इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन से बंधा होने के बावजूद एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व मैग्नेटिक फील्ड्स की दुनिया हासिल कर लेता है। यह कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स मैटर तक फैला हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन एटम में होता है, एटम चट्टान में, चट्टान मिट्टी में वगैरह। जब एटम और प्रोटीन इंटरैक्ट करते हैं, उदाहरण के लिए न्यूरोकनेक्शन में सोडियम, तो उनके मैग्रेव के इंटरेक्शन से नए कॉम्प्लेक्स फील्ड्स बनते हैं जो एंटिटी को दो अलग अलग लेवल पर जीवन देते हैं।
टेंजिबल फिजिकल मैटर अपनी जानी पहचानी अवस्था में। पैरेलल इंटेंजिबल वे फील्ड्स और एनर्जी जो इसे एक बड़ी एंटिटी का हिस्सा बनाते हैं और जो एक बार बन जाने के बाद इंडिपेंडेंट रूप से मौजूद रह सकते हैं। एक पैरेलल दुनिया के तौर पर आत्मा किसी जीवित प्राणी, चाहे वह पत्थर हो, जानवर हो या इंसान की आत्मा को उसके फिजिकल शरीर के पैरेलल एक दुनिया के तौर पर समझाया जाता है जो उससे जुड़े फिजिकल मैग्रव्स के इंटरेक्शन से बनती है। फिजिकल शरीर मटेरियल दुनिया से कंडीशन्ड होता है। आत्मा फिजिकल शरीर के होने से इंडिपेंडेंट होती है और उससे कंडीशन्ड नहीं होती, वह एक अलग इंटेंजिबिलिटी के दायरे में काम करती है। आत्मा शरीर के बारे में जानती है, लेकिन अगर शरीर मर जाता है तो आत्मा एक नए जन्मे बच्चे की तरह जो अपनी माँ से अलग हो जाता है, अपने होने के लेवल से जुड़ी रहती है और उसी लेवल पर एक ज्यादा डायनामिक इंटेंजिबल डायमेंशन में दूसरे फील्ड्स के साथ इंटरैक्ट करती रहती है। इंटेंजिबल जीव और भविष्य की यात्राएं। यूनिवर्स में एमएएफ प्रिंसिपल्स और मैटर फोर्स से बने जीव हैं जो होने के एक इंटेंजिबल लेवल अलग अलग एमएएफ फोर्स लेवल पर काम कर सकते हैं। इन जीवों में बदलने और अलग अलग एमएएफ फोर्स स्पेक्ट्रा में दिखने या पता लगने की क्षमता होती है। इंसान की आत्मा एक तारे से निकलने वाली रोशनी की तरह है जो बहुत पहले फट गया था। रोशनी, आत्मा अभी भी दिखाई देती है, भले ही फिजिकल तारा, शरीर अब मौजूद न हो। मैटर के इस पैरेलल अस्तित्व को समझना इंसानियत के भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी है। चैप्टर 13 यूनिवर्स को बांटने का यूनिवर्सल सिद्धांत। डिवीजन, जोड़ और डिवीजन से यूनिवर्सल क्रिएशन। मौजूदा यूनिवर्स, जैसा कि इंसान समझता है, प्रकृति में देखे जाने वाले एडिशन और डिवीजन के उन्हीं सिद्धांतों से बना है, जैसे न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिके होना। दिखने वाला यूनिवर्स एक बड़े यूनिवर्स, पेरेंट यूनिवर्स के डिवीजन का सबसे छोटा हिस्सा है। यूनिवर्स की लगातार गति और दिखने वाला फैलाव असल में हमारे यूनिवर्स के अपने बड़े सिस्टर यूनिवर्स के ग्रेविटेशन पुल मैग्रेव्स को फॉलो करने का नतीजा है। यह बिग बैंग और M11 थ्योरी को खारिज करता है क्योंकि उनमें कमी है। बंटवारे से बनी दुनिया में समानताएं। जैसे न्यूक्लियर टूटने में हर बार जब कोई यूनिवर्स बंटता है तो नए यूनिवर्स अपने पेरेंट यूनिवर्स की खासियतें बनाए रखते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की तेजी का रीऑर्गेनाइजेशन उन्हें अपना नया समय और उम्र देता है। नए यूनिवर्स में गैलेक्सी, तारों और जीवों का साइज और काम करना उस नए स्ट्रक्चर के अंदर के फील्ड्स से तय होता है, जिसमें पहले वाले से कोई सीधा दखल नहीं होता। यूनिवर्सल कनेक्शन के तौर पर इंसान और आत्मा। इंसान यूनिवर्स में फील्ड मूवमेंट के एक इनक्लूसिव पैटर्न का हिस्सा है। फिजिकल बॉडी एक ग्रह जैसी है, इसमें मास और एक मैग्नेटोस्फीयर होता है। आत्मा यूनिवर्स में फिजिकल बॉडी की एक्टिविटी का बाहरी कनेक्शन है और पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन की एक इनक्लूसिव सच्चाई का हिस्सा है। यह इंसान और दूसरे सभी जीवों के बीच कॉमन डिनोमिनेटर और लिंक है। इंसान के शरीर का अपना मैग्नेटोस्फीयर होता है, जिसे ऑरोरा कहते हैं, जो उसके सभी फील्ड्स, सोच सहित के अंदरूनी इंटरेक्शन का कुल असर है। इंसान के शरीर के फील्ड्स का यह कुल नतीजा इंसान की आत्मा है। यूनिवर्स में सभी डायनामिक प्लाज्माटिक मैटर में एक आत्मा होती है, लेकिन इंसान के पास अपनी आत्मा के इंटरेक्शन को कंट्रोल करने की बुद्धि होती है, जिससे वह दूसरी आत्माओं से पहले अपने कामों के लिए जिम्मेदार बन जाता है। पैरेलल यूनिवर्स और इंटरकनेक्शन। पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हैं
जो पिछले और भविष्य के बंटवारे से बने हैं, सभी आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही बुनियादी सिद्धांत, सभी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बनावट के समान के तहत काम करते हैं। यूनिवर्सल कम्युनिकेशन की चाबी साउंड वेव में नहीं, बल्कि बेसिक प्लाज्माटिक मैग्नेटिक फील्ड की आम भाषा में है। इलेक्ट्रॉन मैग्राव की इंटेंसिटी को समझने और मापने से इंसान यूनिवर्स में बाकी आत्मा वाले जीवों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। चैप्टर 14, इसका अंत कैसे होगा? बंटवारे से यूनिवर्स का अंत। इस यूनिवर्स का अंत इसकी शुरुआत जैसा ही होगा, यह बंटवारे से होगा। जैसे जैसे यूनिवर्स के मैग्नेटिक फील्ड का बैलेंस कमजोर होगा, यह टूटकर दो छोटे यूनिवर्स, एक छोटा और एक बड़ा, में बंट जाएगा, जो अपने ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स से जुड़े रहेंगे। यह न्यूट्रॉन के खराब होने और दूसरे न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस जैसा ही है, जिससे दुनिया में एक जैसा माहौल बना रहता है। कोई बिग बैंग, कोई डूम्सडे या कोई ग्रेट रिफ्ट नहीं है। सिर्फ फील्ड्स और मैटर का कन्वर्जन और मिलना होता है। छोटा यूनिवर्स बड़े यूनिवर्स के चारों ओर घूमेगा, अपनी ऑर्बिट में रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन के साथ घूमता है। इससे छोटे यूनिवर्स से देखने पर ऐसा लगता है कि यूनिवर्स फैल रहा है। यह यूनिवर्स ओरिजिनल नहीं है, बल्कि पिछले यूनिवर्स का एक टुकड़ा है, और यह भविष्य में भी बंटता रहेगा। यह समझ कि यूनिवर्स इंसानियत के अंदर मौजूद है और काम करता है, और इंसानियत यूनिवर्स के अंदर मौजूद है और काम करती है, दुनिया बनाने के मकसद की समझ को पूरा करती है। चैप्टर 15, आर्टिकल्स और निष्कर्ष। टेक्स्ट एमटी के पहले पब्लिश हुए आर्टिकल्स की लिस्ट के साथ खत्म होता है। केशे अपनी जानकारी को दोहराते और बढ़ाते हुए एयरबोर्न रिएक्टर स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक पूरा रिएक्टर डिजाइन, जो एक इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक प्लाज्मा एनर्जी सिस्टम पर आधारित है, जो फील्ड इंटरैक्शन के जरिए ग्रेविटी प्रोटेक्शन और मोशन बनाता है। पृथ्वी का बीज, पृथ्वी का कोर एक सेमीफ्यूजन नॉन फिशन एटॉमिक रिएक्टर है, जो हाइड्रोजन और दूसरी गैसों मैटर MAF से बना है। इनर कोर, सीड कोर के अंदर एक इनर कोर के होने की पुष्टि होती है, जिसके इंटरैक्शन से डबल मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट बनता है, जो ग्रह की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स बनाता है। मैग्नेटोस्फीयर, इसका आकार और इंटेंसिटी किसी चीज की पहचान है और इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करते हैं। आइंस्टीन के रिलेटिविटी के इक्वेशन में सुधार। आइंस्टीन का इक्वेशन बहुत छोटे मास तक सीमित है और असली थ्री डायमेंशनल मल्टीमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल कंडीशन पर लागू नहीं होता है। शनि के रिंग्स, उनके बनने और व्यवहार को मैग्राव्स इंटरैक्शन प्रिंसिपल्स से समझाया गया है। तारे की मौत, एक तारे सुपरनोवा की मौत भी उसी एनर्जी कम करने वाले नियम से होती है जैसे एटम की लाइफ साइकिल, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। मिस्टर केशे के खास आर्टिकल, फ्यूजन और मैटर की शुरुआत। करंट बनाम इंटरएटॉमिक फ्यूजन। फ्यूजन साइंटिस्ट यूनिवर्स के नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे फ्यूजन एनर्जी एक दूर का सपना बन गई है। केशे ने इंटरएटॉमिक फ्यूजन 3 मई 2006 का सुझाव दिया। यह एक आसान तरीका है जिसमें इलेक्ट्रॉन को अपने ही एटम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे कम तापमान पर बिना किसी रुकावट के छोटी लेकिन मैनेज की जा सकने वाली एनर्जी रिलीज होती है। टोकामक रिएक्टर की बहुत बड़ी एनर्जी रुकावटें। मैग्नेटिज्म और क्रिएशन। 8 जनवरी 2005। उदास माली मैग्नेटिज्म ही वह चीज है जिससे यूनिवर्स बना है। मैटर अलग अलग इंटेंसिटी वाले मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन और इंटरेक्शन का नतीजा है।
एटम और यूनिवर्स। कॉस्मॉस में एटम बहुत कमजोर प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के कलेक्शन से बनते हैं जो अपनी प्लाज्मा मैग्नेटिक एनर्जी पीएमई 11 अक्टूबर 2005 और 25 जुलाई 2006 के प्रिंसिपल के हिसाब से एक साथ जमा होते हैं। इससे पता चलता है कि यूनिवर्स नॉर्मल कंडीशन में इन लूज फील्ड एनर्जी के जमा होने से बना था। न्यूक्लियस, ग्रेविटी और रिएक्टर एनर्जी। अर्थ का कोर। 20 अप्रैल 2005 उदास स्माइली केशे का यह मानना कि अर्थ में ग्रेविटी बनाने के लिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियस हैं सही साबित हुआ है। 600 किलोमीटर का अंदरूनी कोर साइंटिफिकली दिखाया गया था। पृथ्वी का कोर हाइड्रोजन प्लाज्मा के लिए एक सेमी फ्यूजन रिएक्टर की तरह काम करता है, फिशन रिएक्टर की तरह नहीं। मैग्नेटोग्रेविटेशनल फोर्स। 5 फरवरी 2005 उदास स्माइली अगर एक होमोजेनस बॉयंट मास फील्ड पीएमटीसीएस बनता है तो मैग्रास फोर्स टेम्परेचर और प्रेशर से अलग होता है। एनर्जी बैलेंस। 29 जून 2005 उदास स्माइली प्लाज्मा रिएक्टर को लगभग जीरो हीट डिसिपेशन के लिए डिजाइन किया गया है। वे सेल्फ सफिशिएंट और ड्यूरेबल बन सकते हैं। सही मटेरियल डिजाइन के जरिए रिएक्टर अपने आसपास की जगह से भी ठंडा हो सकता है और एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। रिएक्टर ऑपरेशन आर्टिकल में डायनामिक रिएक्टर के सिस्टमैटिक स्टार्टअप 9 जून 2005 और सेफ्टी पैरामीटर 6 जून 2005 के बारे में बताया गया है, जिसमें प्लाज्मा लॉस को रोकने पर जोर दिया गया है। ट्रांसम्यूटेशन और एडवांस्ड एप्लीकेशन। सेलुलर लाइफ। 28 नवंबर 2004 उदास स्माइली सेल्स का लाइफ साइकिल ट्रांसपोर्ट और ट्रांसम्यूटेशन एटम या तारे जैसा ही होता है, जो उनके एसिड की बनावट की वजह से थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन असल में इसे कंट्रोल करना और कॉपी करना आसान होता है। इलेक्ट्रॉनएटॉमिक वेल्डिंग। 3 मई 2005 उदास स्माइली मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग तब होती है जब एक ही मटेरियल के एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे एक मैग्नेटिकली बैलेंस्ड मॉलिक्यूल पीएमटीसीएस बनता है। डिकंटैमिनेशन। 10 अक्टूबर 2005 उदास स्माइली रिएक्टर का इस्तेमाल CO को रिसाइकल करने के लिए किया जा सकता है। इसे ग्रेविटेशन इंटरैक्शन के जरिए HO शुद्ध पानी और कार्बन, ग्रेफाइट या डायमंड में बदला जा सकता है। स्ट्रक्चर अंडर ग्रेविटी। 15 अगस्त 2005 उदास स्माइली मैटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेशर के बजाय ग्रेविटेशन फोर्स से बॉन्ड होने पर असल में अलग होता है। यह एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ग्रेफीन जैसे नैनोमटेरियल बनाने के लिए किया जाता है। डिफेंस और शील्डिंग सिस्टम। 4 सितंबर 2005 उदास स्माइली स्पेसक्राफ्ट हाई सैचुरेशन मैग्नेटिक प्लाज्मा पैक का इस्तेमाल करके पृथ्वी के पास की चीजों नियोज से खुद को बचा सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी आने वाली चीज को मॉलिक्यूलर लेवल मैग्नेटिक वेपर पर नष्ट कर देती है, इससे पहले कि वह टकराए उसे प्लाज्मा मैग्नेटिक एनर्जी से सैचुरेट कर देती है। डार्क मैटर। 21 जनवरी 2006 उदास स्माइली डार्क मैटर मास MAFs में मास तो होता है, लेकिन दिखने वाली रोशनी नहीं होती, और उनका होना सिर्फ उनके अंदरूनी ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से उनके छिपे हुए मास के वजन से ही पता चल सकता है। फ्यूजन और एटम। अभी की फ्यूजन टेक्नोलॉजी में असल में कमी है, क्योंकि यह बड़े प्लाज्मा को इस तरह से फ्यूज करने की कोशिश करती है जो यूनिवर्स के नियमों के उलट है। केशे इंटरएटॉमिक फ्यूजन का सुझाव देते हैं, जो एक आसान और ज्यादा फिजिकली रियलिस्टिक तरीका है इलेक्ट्रॉन को उसके अपने एटम में वापस भेजना और उसे न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करना। इस तरह बिना ज्यादा फोर्स की जरूरत के मैनेज की जा सकने वाली एनर्जी रिलीज करना। इसके अलावा यह दोहराया जाता है कि मैग्नेटिज्म ही सभी होने और बनाने की शुरुआत है। मैटर बस अलग अलग इंटेंसिटी वाले मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन और इंटरेक्शन है। सेलुलर लाइफ और मैटर का स्ट्रक्चर। सेलुलर लाइफ एक एटम या तारे की तरह ट्रांसपोर्ट और ट्रांसम्यूटेशन का एक साइकिल है।
हालांकि यह अपने मैग्नेटिक स्ट्रक्चर वाले सब्सटेंस की मौजूदगी के कारण ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को सिंपल प्रेशर के बजाय ग्रेविटेशन फोर्स से एक साथ रखा जाए तो यह पूरी तरह बदल जाता है। यह एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल ग्राफीन जैसे नैनोमटेरियल बनाने के लिए किया जाता है। पृथ्वी का कोर और ग्रेविटी। केशे की हाइपोथेसिस 30 साल पहले की कि पृथ्वी में एक्स्ट्रा इंटरनल कोर हैं जो ग्रेविटी पैदा करते हैं, सिस्मोलॉजिकली कंफर्म हो गई है। ये कोर हाइड्रोजन प्लाज्मा के सेमीफ्यूजन रिएक्टर हैं और हीटिंग का कारण हैं। मैग्नेटोग्रेविटेशनल फोर्स असल में टेम्परेचर या प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, बशर्ते मैटर के अंदर एक होमोजेनस फ्लोटिंग फील्ड मास बनाया जाए। टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम। मैग्राव्स रिएक्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनमें हीट लॉस बहुत कम हो और वे अपने आसपास से हीट भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक स्पेस डिफेंस और शील्डिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है जो प्लाज्मा मैग्नेटिक एनर्जी सैचुरेशन का इस्तेमाल करके आने वाली चीजों, कॉमेट या एस्टेरॉयड को मॉलिक्यूलर लेवल पर मैग्नेटिक वेपर में तोड़ देता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट और पृथ्वी दोनों सुरक्षित रहते हैं। डार्क मैटर और क्रिएशन। डार्क मैटर में मास और एक इंटरनल ग्रेविटेशन फील्ड होता है, लेकिन कोई विजिबल लाइट नहीं होती। अगर प्लाज्मा मैग्नेटिक एनर्जी के हिसाब से समझा जाए तो इसका होना मुश्किल नहीं है। आखिर में यह नतीजा निकलता है कि यूनिवर्स नॉर्मल कंडीशन में बना था, जिसकी शुरुआत अलग अलग इंटेंसिटी वाले प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के पैकेट से हुई थी, जो मिलने पर फंडामेंटल पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आखिर में तारे और गैलेक्सी बने। चैप्टर 15। इंसानियत की आगे की छलांग। अब जानकारी मौजूद है। हम अंदाजे से आगे बढ़कर डेमोन्स्ट्रेशन पर आ गए हैं, यह समझते हुए कि बिग बैंग और रॉकेट फ्यूल हमारे साइंस की सिर्फ पहली हलचल हैं। अब यूनिवर्स के बंटवारे और इंटरएटॉमिक फ्यूजन का प्रिंसिपल हमारे हाथ में होने के साथ फ्रंटियर स्पेस नहीं, बल्कि खुद को समझना है। चैलेंज कमी और जंग की सोच को पीछे छोड़ना है। जैसा कि मिस्टर केशे हमें सिखाते हैं, इंसानियत की किस्मत स्पेस में एकता और कोऑपरेशन है। आपके कमिटमेंट और ध्यान के लिए धन्यवाद। प्लाज्मा नॉलेज दुनिया को बदलने के लिए है। हिस्पैनिक ग्रुप के लिए यह सच में एक गर्व की बात रही है कि उन्होंने इस बेसिक नॉलेज को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर किया। हमारी विरासत। हमने सीखा है कि कुछ भी जादुई नहीं है, बल्कि फील्ड साइंस है। असलियत का सार मैग्नेटिज्म है। सब कुछ मैग्रव्स के इंटरेक्शन पर निर्भर करता है, जो आत्मा से लेकर ग्रेविटी तक सब कुछ तय करते हैं। और यह कि क्लीन एनर्जी और इंटरस्टेलर ट्रैवल का सॉल्यूशन इन इंटरनल फील्ड्स को कंट्रोल करने में है, फ्यूल जलाने में नहीं। आत्मा की विनम्रता और उसकी फील्ड स्ट्रेंथ के साथ हमने मिस्टर केशे की टीचिंग्स का सार इंटीग्रेट किया है कि एंटी मैटर कोई विरोधी ताकत नहीं है, बल्कि प्राइम मैटर है, वह कॉम्पैक्ट बीज जिससे सारी असलियत फील्ड्स को खोलने के प्यार भरे काम से निकलती है। और हम समझ गए हैं कि डार्क एनर्जी असल में एक ट्रांजिशन एनर्जी है, एक डायनामिक ब्रिज जो हम सभी को सोर्स से जोड़ता है। बस इतना ही दोस्तों। स्पेनिश बोलने वाले केशे समुदाय के लिए मिस्टर केशे के 3 बेहतरीन कामों को एक ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसलेट और एडिटेड ऑडियो फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करना सच में एक गर्व और खुशी की बात रही है। मिस्टर केशे, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बिना थके काम न सिर्फ हमारे लिए यूनिवर्स की फिजिक्स को रोशन करता है, बल्कि हमें अपनी आत्मा के आईने में देखने के लिए भी मजबूर करता है, जहां हमारी असली शक्ति और बनाने वाले के साथ हमारा जरूरी कनेक्शन रहता है। हर चीज के लिए धन्यवाद दोस्तों।
मिस्टर केशे के कामों की सबसे अच्छी समझ हमारे साथ रहे। अच्छा समय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशहाल जिंदगी।